हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबका साइंस का एग्जाम है 25 को, वो चाहे यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका हम बड़े अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, इस चैप्टर से आंसर लिखने में काफी दिक्कत होती है कि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर काफी थ्योरेटिकल वे में देना पड़ता है, जिनको लिखने के लिए हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को। इस चैप्टर को हम पीवाईक्यूज की हेल्प से ज्यादा समझेंगे, किस तरीके के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनकी हेल्प से टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि कार्बन क्या है। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है एंड इट्स सिंबल इज पी। और इसका सिंबल क्या है? पी। नॉन मेटल का मतलब ये होगी भाई एक अधातु, और ये इसका प्रतीक है। अब देखो, नॉन मेटल्स में हमने मेनली पढ़ा है नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। बट यहाँ ये ना तो गेन कर पाता है और ना ही लूज कर पाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। देखो, फिर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें इसकी, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ही इसकी बिहेवियर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, 6। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी 6 होंगी और प्रोटॉन भी 6 होंगी। फिर अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास होता है इसका 12। एटॉमिक मास 12 होने का मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। अब अमाउंट प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पर ये मतलब पृथ्वी पर, जो पृथ्वी की सतह है उस पर ये कितना इसकी अमाउंट है। तो अर्थ की क्रस्ट पर ये 0.02% पाया जाता है। और अमाउंट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण में कितना है ये। तो पर्यावरण में अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो वो है 0.03%। एक और इसमें चीज होती है, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे हम इसका भाई, 2,4। फर्स्ट सेल में 2 रह सकते हैं भाई, 2n स्क्वायर से हम बढ़ते हैं तो n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2। और सेकंड में 4 से जाएंगे, टोटल 6 ही है, वैसे तो सेकंड में 8 हो सकता है। तो 2,4 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से बनता है। अगर हम इसको न्यूक्लियस मान लें, ये मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, और ये इसकी हम 2 सेल बना लें। अब हमें इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ही तो फिल करना है। किस तरीके से कर सकते हैं हम उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल, कि भाई 1, और इनको फिल करने का ये तरीका होता है 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल किए हैं, देखो कोई भी एलिमेंट या मेटल नॉन मेटल ये चाहता है कि उसका जो लास्ट वाला सेल है वो कंप्लीट हो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, या तो वो इन चारों को निकालेगा या 4 एक्सेप्ट करेगा। भाई 8 पूरे करने हैं ना, तो या तो वो 4 को बाहर से गेन करेगा, 4 को गेन करेगा, और नहीं तो कई बार क्या करते हैं कि भाई गेन नहीं कर रहे, चलो लूज कर देते हैं, इससे पिछले वाली हमारी जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, इन चारों को लूज करेगा। यही तरीका है इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट अगर करना है तो टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये होता है या नहीं भी होता भाई, 4 गेन करना 4 लूज करना आसान काम तो है नहीं। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कार्बन की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनती हैं। मेटल नॉन मेटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे साल में कहीं ना कहीं कि वहां मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि ये क्यों 4 गेन और 4 लूज नहीं कर पा रहा, पहला तो हम यही समझेंगे। फिर दूसरी बात पर हम समझेंगे कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है। इनको नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। कार्बन
कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 नेगेटिव एनायन नॉर C4 पॉजिटिव कैटायन बट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? ना तो ये C4 नेगेटिव एनायन बना पा रहा है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, ना C4 पॉजिटिव कैटायन बना पा रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है। इस तरीके से देखो, अगर ये है और ये हमारे पास है तो ये 1 2 3 4 5 6। अब इसे भाई टू फॉर एटम स्टेबिलिटी, अब एटम को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो लास्ट वाली जो शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो और 8 इलेक्ट्रॉन हो। देखो एटम को स्टेबल होना है तो उसे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को लाना पड़ेगा। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, उनकी जो लास्ट शेल होती है वो कंप्लीटली पैक्ड होती है, उसमें और इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करा पाना मुश्किल होता है, वो बिल्कुल फुल फिल्ड होती है। तो इस बात को चाहे तो आप फॉर एटम स्टेबिलिटी समझ लो या टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने उसमें रखने हैं, जैसे कि हमारी कंडीशन है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये चारों बाहर निकालने पड़ेंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो कार्बन हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अब ऐसा करना मुश्किल है, फिर देखो लूज का मतलब हो गया यहाँ खोने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे। अब रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एज 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। भाई बहुत एनर्जी है यहाँ, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस में। कितने प्रोटॉन हैं? 6। मैं बाहर लिख देता हूँ, 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। अब 6 प्रोटॉन्स के रहते एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना, फिर दूसरे को निकालना। देखो एक निकाल लेंगे तो अब 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। चलो एक निकाल दिया, एक और निकाल देंगे तो अब 6 प्रोटॉन्स बचे कितने? 1 2 3 4, 4 पर लगाना, तो वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो ये जो दो सेल हैं, ये दो सेल भी बिल्कुल न्यूक्लियस के पास की हैं। न्यूक्लियस के पास की सेल पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है न्यूक्लियस का, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो C4 पॉजिटिव कैटायन नहीं बना सकता। अब 4 को अगर एंटर कराना है तो भाई हम क्या कर सकते हैं कि 4 इसमें दे भी तो सकते हैं, 4 गेन भी तो कर सकता है, लूज तो नहीं कर सकता। चलो अब गेन करने में क्या है? गेन मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, बाहर से आ जाए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे तो भी तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी कि कार्बन हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विद 6 प्रोटॉन्स। भाई हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ तो 6 प्रोटॉन्स ही हैं। अब 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से पुल करेंगे, किस तरीके से खींचेंगे? तो डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 6 तो ये पहले से हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हैं, अब 4 और बाहर रस आ जाएंगे तो डिफिकल्ट टू होल्ड, यानी कि मुश्किल पड़ जाएगा इन्हें पकड़ना। इन प्रोटॉन्स के लिए इनको अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा विद 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये बड़ा भारी काम है, इतनी एनर्जी इन प्रोटॉन्स के पास नहीं है कि वो उन्हें पकड़ पाए, इसलिए वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। यानी C4 नेगेटिव भी स्टेबल नहीं हो पाएगा और C4 पॉजिटिव भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्बन जो है वो अपने ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना क्यों रहा है? वो यही वजह है, ये दोनों वजह हैं कि दैट्स वाई, इसलिए क्यों? क्योंकि वो दोनों में से कोई काम नहीं कर पा रहा, ना तो लूज कर पा रहा ना गेन कर पा रहा। कार्बन हैज टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। उसे क्या करना पड़ता है? वहां साझेदारी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? साझेदारी करनी पड़ती है। और साझेदारी करके वो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध एंड कोवेलेंट एंड कंपाउंड्स, और सहसंयोजक यौगिक बनाता है। साझेदारी किस तरीके से करता है? साझेदारी का क्या मतलब है? शेयरिंग किस तरीके से होती है? शेयरिंग करने के क्या तरीके, क्या वेज हैं, किन किन के बीच में शेयरिंग हो सकती है, इस सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे सहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं।
भाई इनने तो बना लिए कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी होते क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। देखो कोवेलेंट कंपाउंड, सह संयोजक यौगिक हिंदी में बोलते हैं इनको। तो देखो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ना तो कंप्लीटली मैं अपना तुम्हें दे रहा, ना कंप्लीटली तुम अपना मुझे दो, थोड़ा मैं दे रहा हूं थोड़ा तुम दो, हम शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो शेयरिंग करके जब बॉन्ड्स बनते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के परस्पर आदान प्रदान से बनते हैं, भाई कुछ उसने दिया कुछ उसने दिया, आदान कुछ मतलब, या आदान प्रदान नहीं, यहाँ पर हम कट करके साझेदारी ही लिख लेते हैं, साझेदारी से बनते हैं सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखो जैसे सिंपल सी बात है, कार्बन है, अब देखो बॉन्ड बनाने के लिए हम देखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इसके क्रॉस से शो कर लेते हैं। अब कार्बन है, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब डिपेंड करता है कि हम इसके कैसा एटम ला रहे हैं, वो एटम मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है। तो मान लो हम एक मोनोवेलेंट एटम ले आते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है 1, की वैलेंसी होती है 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। अगर हमें यहाँ पर इससे एक इलेक्ट्रॉन का शो कर दें तो ये एक बॉन्ड बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब ऐसे हमें 3 और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। तो देखो हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं इस तरीके से। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन कैसे वे, यहां शेयरिंग हुई, यहां क्या हुई, शेयरिंग हुई। ना तो कार्बन ने अपना कंप्लीटली हाइड्रोजन को दिया, ना हाइड्रोजन ने अपना कंप्लीटली कार्बन को दिया, यहां हुई शेयरिंग। शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। और जो ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड क्या बना, हम सबको पता है, ये CH4 इसको हम बोलते हैं मीथेन, ये बना कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये शेयरिंग की वजह से बना है। तो बाकी इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो देखो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम O2 का जो मॉलिक्यूल बनता है इसके बनने की बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2,6, यानी इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। अब इन 6 को हमें 8 करना है तो इसे 2 और चाहिए, तो ये 2 बाहर से क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन किस तरीके से, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरा अगर हम ले लें कुछ, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो गेन ये भी नहीं करता, ये भी शेयरिंग से बनता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब किस तरीके से शेयरिंग से बनता है, देखो ये इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया और ये इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया। देखो 2 to 4 to 6 और to 8, तो इसने कर लिया अपने 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसने कर लिया अपने 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यानी कुल मिला के ऑक्सीजन के हर एक एटम को अपने लास्ट सेल के लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 8 करना होता है। तो वो यहाँ क्या हो गया, देखो ये बन गए। अब ये बना कोवेलेंट बॉन्ड ही है, यहाँ बना ये यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट इसको हम एक नया नाम देते हैं इस बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड बना है। यहाँ क्या बना है, यहाँ द्विबंध। तो और अभी मिथेन में क्या बने थे, सारे मिथेन में सारे बने थे सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। अब अगर हम यहाँ किसी और मॉलिक्यूल के बनने को देखें, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है भाई 2,8,7 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है इसकी 2,8,7। 7 का मतलब इसकी लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7, हमें कितने करने होते हैं 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से शेयर करेगा या तो डोनेट करेगा। देखो
क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, वैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, अपना क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, बट यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनने में क्या है, Cl, हमें 7 दिखाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 काम करते हैं, इसको यहाँ सिंगल कर लेते हैं। इस वाले क्लोरीन के जो है उनको हम क्रॉस से दिखा लेते हैं, जिससे कि हम कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो ना तो ये अपना एक दे सकता ना वो दे सकता, सबको कंप्लीट करना है, तो क्या करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं, इसी वजह से शेयरिंग वहां हुई है। वैसे ऑक्सीजन भी अपने दो जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन यहाँ एटम है, तो दोनों को शेयरिंग से करना पड़ता है, तो ये भी हो गया। देखो ये क्लोरीन बन गया, यहाँ ये कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, एकल बंध बना। ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ट्रिपल बॉन्ड कहां बनता है, देखो अगर हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बनते देखना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी 2,5, यानी इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किस तरीके से होगा, देखो हाँ, 1 2 3 4 5 यही दिखा देते हैं आगे इसी तरीके से, 1 2 3 4 5, तो ये बन गए। अब देखो 3 3 6 और 2 8, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो नाइट्रोजन को अगर अपना मॉलिक्यूल बनाना है तो उसको वहां पर क्या बनाने पड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाइए यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं त्रिबंध। तो ये यहाँ पर सब क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब देखो जैसे कि और भी देखते हैं कि ये कार्बन है, 2 कार्बन है, ये कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंक होता है पहले। अब हमें यहाँ को करना है तो हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब अगर हमें डबल बॉन्ड के साथ बनाने हैं तो ये इस तरीके से बना देंगे, हाइड्रोजन की नंबर कम हो जाएंगी, ये इतना ही रहेगा बस। तो यहाँ भी ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से एक कंपाउंड बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से भी कंपाउंड बन सकता है, एक कंपाउंड ये बन गया। ये सब क्या है, इन सबको अभी हम आगे होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे। ये तो सिंपल हो गए, और ये कार्बन हाइड्रोकार्बन हो गए। हाइड्रोकार्बन क्या है आगे अभी हम समझेंगे, होमोलोगस सीरीज में इन सबको समझेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ये और ये एग्जाम्पल तो काफी बार आपके बोर्ड में आया हुआ भी है। अब आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी सहसंयोजक की जो होगी बने, इनके कुछ गुण भी होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनका क्या गलनांक पे क्वथनांक लो, यानी कि नीचा होता है। ये यूजुअली जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं, इन्हें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज क्यों नहीं पड़ती, वही ये भी तो पूछ सकते हैं क्यों नहीं पड़ सकती। बिकॉज द फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, भाई ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड किसी बॉन्ड मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है फोर्स तो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, इन अट्रैक्शन फोर्स नहीं, इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये फोर्स बड़ा वीक होता है। ये फोर्स वीक होने की वजह से, जैसे देखो इसका एग्जांपल एक है वाटर, ये फोर्स वीक होता है इसलिए जल्दी बॉन्ड टूट जाता है। अब बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो वो मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होते हैं। फिर दूसरा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो है स्वतंत्र आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन
नहीं पाए जाते। भाई कहां से मिलेंगे? देखो इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करा जा रहा ना ही लूज करा जा रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप ही तो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही तो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो ही नहीं रहा ना ही गेन हो रहा है, तो वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कोई फ्री आयन प्रेजेंट ही नहीं होता। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए ही हमें फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसा होता ही नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया भाई हमारा मीथेन। मीथेन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा ही नहीं सकते। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में अघुलनशील, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर ये कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पेट्रोल, डीजल, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, वहां ये सॉरी इनमें ये सॉल्युबल होते हैं, वहां घुल जाते हैं, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। और देखो एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ सॉलिड दे आर यूजुअली सॉफ्ट। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो सॉलिड है तो यूजुअली कैसे होता है? सॉफ्ट, मुलायम। नहीं सॉलिड तो होते हैं बट वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर वो ठोस हैं तो वो थोड़े मुलायम होंगे। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के चलती नहीं है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है भाई? डायमंड। डायमंड कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है तो, और कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन कार्बन डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। वो इतना हार्ड है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है, उनमें सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड होता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इसके फॉर्मेशन की एक वीडियो में और आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये क्या एक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हम यहाँ पर सब पढ़ चुके हैं। इसके फॉर्मेशन को लेकर अगर आपको कोई अब भी कंफ्यूजन है तो एक वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। बट आई होप आपको अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहा हो। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है क्रिएट तो आप बता सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। ये और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस तो हमें पिछले ईयर 2025 में देखने के लिए मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होती है, कार्बन की जो सर्वोत्तमुख प्रकृति है वो क्या है। कार्बन की वर्सटाइल नेचर से मतलब है कि कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बना पा रहा है, कार्बन किन कंपाउंड्स बनने की क्या वजह है, क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो इतने अलग अलग तरीके से कंपाउंड्स को शो बना सकता है। तो देखो पहला तो है कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी श्रृंखलन प्रवृत्ति, यानी कि जो उसके अंदर चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, ब्रांचेस बनाने की प्रॉपर्टी है। लॉन्ग चेन क्यों बनाता है वो इतनी बड़ी बड़ी? देखो the property of carbon to form strong covalent bonds with other carbon atoms creating long chains, branched structure और ring। the property of carbon, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है to form strong covalent bond, strong covalent bonds बनाने के लिए कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। देखो लॉन्ग चेन तो सिंपल ही होगी, इस तरीके से बन जाए भाई, यहाँ ये 3 ऐड है, यहाँ ये 3 ऐड है, यहाँ ये 10-12 तक ऐड भी हो सकते हैं। ब्रांच इस तरीके से हो सकती है कि भाई ये इस तरीके से बन जाए, एक ब्रांच आ गई, इसको ब्रांच बोलते हैं कि ब्रांच स्ट्रक्चर हो गई। और रिंग इस तरीके से भी बन सकती है। तो ये 3 तरीके की स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। लॉन्ग चेन में भी बना सकता है भाई, देखो 3 कार्बन के साथ लॉन्ग चेन में स्ट्रक्चर भी है, 3 कार्बन के साथ चेन ब्रांच की स्ट्रक्चर भी है, और फिर रिंग में भी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। तो ये जो इनकी अलग अलग जो अलग अलग कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर है, ये जिन अलग अलग तरीके से कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया कैटिनेशन। श्रृंखलन प्रवृत्ति, श्रृंखला बनाने का गुण। वो श्रृंखला या कैटिनेशन जो चेन बनाई है वो लॉन्ग चेन भी हो सकती है,
वो ब्रांच भी जोड़ सकती हैं फिर उसमें, और वो रिंग की फॉर्म में, यानी एक क्लोज लूप भी बना सकती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो इसकी वर्सटाइल नेचर को शो करता है। दूसरी इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का क्या मतलब होता है 4, यानी कि कार्बन की चतुसंयोजकता। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने भी इसके कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 2,4। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल के आई यहाँ पर 4। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, भाई लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 1 2 3 4 तक है तो उतनी होगी, और अगर वो 4 से ज्यादा है, लाइक नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में कितना हो जाता है 2,5, तब हम इन्हें 8 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे ये नंबर 4 से बड़ा होता है हम इसे 8 से माइनस कर लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। सो इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के ही अलग अलग तरीके होते हैं। देखो पहला तो ये तरीका है कि भाई ये 4 सिंगल बॉन्ड बना ले तो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई ये 2 डबल बॉन्ड बना ले। फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये एक तो डबल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, और एक तरीका ये हो सकता है कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। अब ये 4 तरीकों से ये अपने बॉन्ड बना सकता है। अब जब 4 तरीके हैं बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो कंपाउंड्स भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कार्बन कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, वो दूसरे कार्बन एटम्स से भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन एटम से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन एटम से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन एटम से भी जुड़ सकता है, क्रिएटिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स। यानी स्टेबल कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा वैरायटी बन सकती है जब कार्बन या तो खुद से जुड़े या अदर एलिमेंट से जुड़े। देखो जब कार्बन कार्बन से ऐड होता है तो कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी ऐड हो सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से भी ऐड हो सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से भी ऐड हो सकता है। अच्छा ये कार्बन ही ऐसा कर पा रहा है? सिलिकॉन, सिलिकॉन SI सेम है, वैलेंसी 4 ही होती है, बट वहां नहीं हो पाता ऐसा, वो ऐसा नहीं कर पाता। कार सिलिकॉन इसके जितने नहीं बना पाता, वो 7-8 एटम्स तक की चैन ही बना पाता है, उससे ऊपर की चैन नहीं बना पाता। तो कार्बन में सिंगल, अब देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ यहां भी एक कंपाउंड बन सकता है, सिंगल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बन गया, ये डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बन गया। इन सब के नाम होते हैं, अभी हम सब ना आगे होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे। कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। देखो जैसे ये CO2 बन गई, या ये HCN बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया। तो इस वजह से कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से उसकी जो कंपाउंड बनाने की नेचर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो 4 वेज हैं, 4 वेज में वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो ये 2 वजह है जिसकी वजह से कार्बन एक वर्सटाइल नेचर शो करता है। सिलिकॉन नहीं कर पाता इतनी वर्सटाइल नेचर शो। सिलिकॉन 7 से 8 एटम तक की लॉन्ग चेन बना सकता है, बस 7 to 8 एटम्स तक की लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ये प्रॉपर्टी बस कार्बन के ही पास होती है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो जाती है श्रेणी, देखो यहां से ही मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं वो भी समझने वाले हैं हम। तो a series of compound with the same functional group, same general formula and similar chemical properties where number
वेयर ईच मेंबर डिफर बाय CS2 फ्रॉम प्रीवियस मेंबर। देखो क्या कहना चाह रहा है वो, कि ये एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिसमें जो जितने भी कंपाउंड सिचुएटेड होंगे उसमें उस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होंगे सबका फंक्शन, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो सबका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। लाइक अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल ही होगा। अभी हमें 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ने हैं, ज्यादा पढ़ने भी नहीं है। दूसरा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, एक ही फॉर्मूला से बाकी सबके आप एटॉमिक फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को पहचान सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सबकी सेम ही होंगी। जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले मेंबर की होगी ऐसी दूसरे मेंबर की होगी, ऐसी तीसरे मेंबर की होगी। और ईच मेंबर डिफर बाय CS2 फ्रॉम प्रीवियस मेंबर। अब इसका क्या मतलब है कि ईच मेंबर डिफर बाय CS2 फ्रॉम प्रीवियस मेंबर, इसको मैं अभी आपको फॉर्मूला से ही समझा दूंगा, जो उसके जनरल फॉर्मूला हो उसकी हेल्प से हम इसको समझ लेंगे। तो देखो हिंदी में भी है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें जो सदस्य हैं उसके, जो भी उसके वहां पर पार्ट्स हैं, सदस्य हैं, उनका क्रियात्मक समूह, सामान्य सूत्र और रासायनिक गुण समान होते हैं। वे इनके लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। देखो पहले तो मैं आपको इनके नाम में ही बता देता हूँ कि भाई अगर हमारे पास कार्बन एक ही है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक कार्बन है तो हम मैथ यूज करते हैं नाम के लिए। कार्बन 2 है तो हम एथ यूज करते हैं। कार्बन 3 है तो हम प्रोप यूज करते हैं। कार्बन 4 है तो हम ब्यूट यूज करते हैं। कार्बन 5 है तो हम पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन की सीरीज, मतलब 6 कार्बन का अगर मेंबर है हमारे पास तो उसके लिए हम हेक्स यूज करते हैं। 7 कार्बन है तो हम हेप्ट यूज करते हैं। ये आपको याद होने भी चाहिए, नहीं है तो आप यहां से कर सकते हैं। कार्बन 8 नंबर अगर है हमारे पास तो हम ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन अगर हम हमारे पास है तो हम नॉन यूज करते हैं। और अगर कार्बन 10 है तो हम डेक यूज करते हैं। ये तो जितने कार्बन है उनके लिए मैंने आपको नाम लिख दिए। अब समझते हैं इसकी बात को, मैं ये हटा देते हैं। किस तरीके से होगा देखो, एक सीरीज बनती है एल्केन्स की। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम एक नंबर कार्बन के साथ स्टार्ट करें तो CnH2n+2 में देखो n की जगह 1 रख रहा है तो 2 1 2 + 2 4, पहला मेंबर बनेगा CH4। भाई n की जगह 1 रखा और 2 1 2 + 2 4, ये बना हमारा मिथेन। देखो मैथ तो था ही, नाम में एन और जोड़ेंगे, यहाँ सफिक्स में क्या जोड़ेंगे, इसके हम एन और ऐड करेंगे जितने भी ये हैं। ऐसी अगर हम एन की वैल्यू 2 रखें तो C2, और 2 2 जा 4 और 2 6, S6, ये क्या हो जाएगा इथेन। ऐसे ही C3, तो 2 3 जा 6 और 2 8, प्रोपेन। C4 H10, ब्यूटेन। C5 H12, पेंटेन। और इसी तरीके से हम आगे इनके नाम भी लिख सकते हैं, बस जो है उसमें हमें ये एन लगाना है। तो ये एल्केन्स होते हैं। अब देखो ये जो लाइन थी ना कि CH2 फ्रॉम प्रीवियस मेंबर, इतना डिफर करता है। देखो इससे इसमें एक कार्बन ज्यादा है तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, इससे इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो 2 हाइड्रोजन। तो ये मेंबर इससे कितना डिफर कर रहा है CH2, अगले में देखते हैं। इससे इसमें कितना, एक कार्बन ज्यादा है। देखिए यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये CH2। तो ये इससे कितना डिफर कर गया भाई, ये इस वाले से कितना ज्यादा है, CH2 ज्यादा है। या तो हम ये कह लें CH2 ज्यादा है, या हम ये कहते हैं कि भाई मास 14U ज्यादा है। बाई मास 14U ज्यादा है। अब देखो बाई मास 14U ज्यादा होने का मतलब है भाई एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 14। तो
इस तरीके से सीरीज के मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये तो होती है एल्कीन, हम इन्हें आगे भी लिख सकते हैं। ऐसे फिर सेकंड नंबर पर आती है दूसरी सीरीज एल्कीन। एल्कीन, इसमें जो नाम है उसमें ENE ईन हम जोड़ते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पर हमें n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH2 यही बनेगा। CH2 तो जैसा कुछ होता ही नहीं, कार्बन की बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ हम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2 और 2 2 जा 4, तो C2H4। दो कार्बन के लिए नाम क्या होता है? एथ। नाम में क्या आना है? ईन, तो ये हो गया एथीन। ऐसे ही C3H6, भाई यहाँ जितने कार्बन है डबल हो जाता है। तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही C4H8, ये हो जाएगा ब्यूटीन। C5H10 पेंटीन। C6H12 हेक्सीन। तो ये इस तरीके से एल्कीन बनता है। अब यहाँ भी देखो, ये इससे कितना कार्बन ज्यादा है भाई? एक कार्बन की ज्यादा है। और हाइड्रोजन कितने ज्यादा है? यहाँ 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो CH2, तो यानी हर सीरीज में मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 का डिफरेंस होगा। या फिर बाय मास कहें तो 14 एटॉमिक मास जो यूनिट होती है उसकी, उतना ये एल्कीन होगी। तो ये एल्कीन एक इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी यहाँ ये एल्कीन आ गई। फिर एक और आती है एल्काइन। यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड और देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही बनता है। यहाँ भी जो सिंगल बॉन्ड में बोल रहा हूँ वो यहाँ तो एक ही कार्बन है, लेकिन बाकी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनेगा। ऐसी एल्काइन में जो है हम नाम में आइन जोड़ते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो जैसे कि n की वैल्यू 1 इसमें भी नहीं रख सकते। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 2 और -2 0। यहाँ भी हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा C2, भाई अब 2 1 2, सॉरी 2 2 4, 4 -2 2, C2H2। अब देखो एथ है, एथ में नाम में जोड़ना है आइन, तो ये है एथाइन। ऐसे ही देखो C3, अब 2 3 6 -2 4 4, C3H4, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही देखो C4 2 4 8 -2 6 ब्यूटाइन। C5H8 पेंटाइन। C6H10 हेक्साइन। अब देखो यहाँ भी यही है। यहाँ भी देखो कार्बन की ये किस तरह डिफरेंस है, C और कितना ज्यादा हुआ है हाइड्रोजन 2। यहाँ देख लो, यहाँ भी CH2, यानी हर सीरीज के मेंबर्स में CH2 का ही डिफरेंस होता है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें कैसा बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो जैसे मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये कार्बन, पहले कार्बन कार्बन से ही सेल्फ लिंक होता है, तभी हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। फिर 4 हाइड्रोजन लगनी है, 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो कार्बन की 1 2 3 तीन बैलेंसी पूरी हुई इसकी, 1 2 3 तीन बैलेंसी इसकी पूरी हुई। तो एक बैलेंसी भी पूरी होने से पे कार्बन की कितनी बैलेंसी होनी है? 4। तो यहाँ ये, अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये खुद से ही बैलेंसी बना, वो खुद से ही एक बॉन्ड और बना लेता है और अपनी बैलेंसी को कंप्लीट कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी एथीन की। अब अगर यहाँ एथाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़, पहले कार्बन कार्बन से ही सेल्फ लिंक करेगा,
फिर क्या होगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब और तो है नहीं, तो ये बची भाई 2 ही वैलेंसी कंप्लीट होंगी दोनों की, तो ये 2 बॉन्ड और खुद से बना लेगा, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। तो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। मेथेन की स्ट्रक्चर पहले भी हमने बनाई हुई है, कुछ इस तरीके की बनती है। एक स्ट्रक्चर ये बन गई है, एथीन की यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, और यहाँ एल्काइन की एक स्ट्रक्चर ये बन गई है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके ऊपर भी अलग से नोट लिखने के लिए आया था, तो अगर एल्केन के लिए नोट लिखेंगे हम तो इन चीजों को लिख सकते हैं, ये तो याद होनी ही चाहिए हमें। एल्केन के लिए नोट लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए सीरीज कंटेनिंग ऑफ मेंबर्स जिनमें कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ही बनते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें जो मेंबर्स हैं उनके, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं, और हर एक मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, और उसके नाम में हम एन को ऐड करते हैं। इसी तरीके से नोट हम एल्कीन और एल्काइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये तो था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो बात बोली गई थी, हमने वहां ऐसी 3 होमोलोगस सीरीज को पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने कहीं भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी नहीं करी, तो वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ाता हूँ। देखो, होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। की पॉइंट्स को और पढ़ते हैं कि ए मोलिकुलर मास इंक्रीज मूविंग अप होमोलोगस सीरीज 14 AMU इन ईच मेंबर, यानी जैसे जैसे वो हम उसमें उसका मोलिकुलर मास बढ़ता है सीरीज में, तो हर एक मेंबर का मोलिकुलर मास अपने पिछले वाले मेंबर से कितना ज्यादा होता है, 14 AMU। मैं अभी आपको पीछे डिस्कस हम कर ही चुके। जैसे कि सिंपल अगर हम ये पढ़ेंगे भाई CH4, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा भाई, 12 + 1 × 4, तो हो जाएगा 16। इसी तरीके से नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H6, इसका कितना हो जाएगा, 12 × 2 + 1 × 6, 24 + 6, 30। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 14। तो वो कह रहा है हर एक मेंबर के जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी तो हर एक मेंबर के बीच में जो मोलिकुलर मास का डिफरेंस है वो 14 AMU का होता जाएगा। दूसरी बात कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर अ होमोलोगस सीरीज, किसी होमोलोगस सीरीज के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि यही इसमें ये 2 मेंबर हो गए, फिर थर्ड मेंबर C3H8 आ जाएगा, फोर्थ मेंबर C4H10 आ जाएगा, तो ये होमोलोगस सीरीज बन गई एल्केन की। इसमें सारे के सारे क्या होंगे भाई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की क्या वजह है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि देखो ये विदाउट फंक्शनल ग्रुप के बनी हुई एक एल्केन सीरीज है, इस ये भी एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है। बट अगर हम कुछ इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दें कि भाई C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, देखो ये भी तो एक सीरीज ही बन रही है किसकी, एल्कोहल्स की। देखो OH ग्रुप जो होता है वो एल्कोहल ग्रुप होता है, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक एल्कोहल ग्रुप है, तो इस ग्रुप की वजह से इसकी जितनी भी मेंबर्स बनेंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच रिमेन्स सेम इन होमोलोगस सीरीज। भाई देखो सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से पूरी सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। फिर तीसरी बात कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजेस। देखो जैसे जैसे आपके मेंबर्स मोलिकुलर मास बढ़ेगा, CH4, C2H6, ये बार बार मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि एल्केन सीरीज हमें याद रहती है, C3H8, C4H10, C5H12। तो जैसे जैसे इसका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा गलनांक। तो गलनांक और क्वथनांक ये बढ़ते हैं, आर इंक्रीजेस। एंड सॉलिबिलिटी यानी कि विलेयता, किनमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, या फिर जो पानी में डिसॉल्व होने वाले हैं उनके पानी में, इस डिक्रीजेस, वो घटती है एज मोलिकुलर मास इंक्रीज, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है। तो जैसे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनसे कम, इससे कम होगा, इन दोनों का इससे कम होगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है।
अब फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें और उनका आईयूपीएसी नेम में हम किस तरीके से उनको लिखते हैं, देखो हेलोजेंस को हम सबसे पहले लाते हैं। हेलोजेंस हम इस यहाँ वैसे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन काफी होती हैं, बट हमारे यहाँ इसके मेनली दो ही आते हैं, Cl और Br। देखो Cl है तो नाम में हम लिखते हैं क्लोरो, Br है तो नाम में हम लिखते हैं ब्रोमो। एल्कोहल, एल्कोहल है तो नाम में हम लगाते हैं ओल। कीटोन, कीटोन है तो नाम में हम लगाते हैं ओन। कीटोन के लिए नाम में ओन लगा देंगे, एल्कोहल के लिए ओल लगा देंगे, ये क्लोरो और ब्रोमो हो जाएगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए नाम में लगाते हैं हम अल। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब देखो जैसे मैं आपको इनके एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो पहला एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ भाई। हमारे पास है देखो CH3Cl। देखो CH3 एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है, हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो गया तो ये एल्किल ग्रुप बनता है। अब क्योंकि ये मैथेन से बना है तो ये मैथिल ग्रुप है, और इसी की जगह अगर ये एथेन से बनता, ज्यादा डिटेल में हमें इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे बना कैसे नहीं बना, बस ये समझ लेता हाइड्रोजन एटम निकल गया। तो ये तो हो गया मैथाइल, और इसको हम पढ़ेंगे इथाइल। तो ये है CH3Cl। देखो आईयूपीएसी नाम लिखने, अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो नाम में पहले क्लोरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो मिथेन। भाई है तो मिथेन ही, एक एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड हुआ है। लेकिन अगर हम इसके सिंपल नेम की बात करें तो सिंपल नेम हम इसका लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो सिंपल नेम मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम इसका हो गया क्लोरोमिथेन। अब ऐसी अगर ब्रोमीन होता भाई CH3Br तो ब्रोमोमिथेन हो जाता। दूसरा देखते हैं कि भाई अगर एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल में भी हम यहां समझ लेते हैं दूसरा वाला के लिए कि भाई C2H5OH। देखो OH ग्रुप है प्लस दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए H यूज होता है। अब देखो नाम में ऑल जुड़ना है तो कैसे लिखेंगे, एथेनॉल। तीन, अब ये C3H7OH होता तो कैसे लिखते हैं, प्रोपेनॉल। या अगर हम इसके सिंपल नेम की बात करें तो सिंपल नेम इसका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो होता है OH, कीटोन जो होता है वो होता है इस तरीके से, ये इसमें इसके दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है, और ये होता है CHO। देखो ये और ये कभी कभी सेम इनमें कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूजन दूर करने का यही तरीका है कि इसमें इसके दोनों साइड कार्बन होंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH। ये इनके स्ट्रक्चर में ऐड होते हैं। जैसे कि देखो अब हम, चलो पहले एल्डिहाइड का देख लेते हैं। मैं यहाँ 4th ही लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। एल्डिहाइड के लिए लिख लेते हैं। देखो CH3CHO, देखो CH3CHO, इसमें दो कार्बन है। इसका नाम लिखने का तरीका देखो, इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अगर कीटोन के लिए देखें, देखो कीटोन के लिए CH3CO CH3, CH3CO CH3। अब देखो इसमें कार्बन के दोनों साइड कार्बन जुड़े हुए हैं तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। देखो ये होता है ऐसे, प्रोपेन प्लस ONE। अब ये E और O एक साथ आ रहे थे तो हमने इसे हटा दिया, ये बन गया प्रोपेनॉन। अब देखो 1 2 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है प्रोपेनॉन। अब इसके बाद अगला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो 5वां देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CH3COOH। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड।
IUPAC नेम तो इसका एथेनोइक एसिड हो जाएगा, और वैसे सिंपली हम इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ इनके IUPAC नेम भी लिखे हुए हैं और मैंने इनका सिंपल नेम भी लिख दिया है। देखो जैसे कि ये क्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेम है, ये एथेनॉल IUPAC नेम है, ये एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम है, प्रोपेनॉन IUPAC नेम है, एथेनोइक IUPAC नेम है। तो हमें यहाँ पर बस यही ग्रुप को देखना है। इनमें कंफ्यूजन इनमें होता है, इनके कंफ्यूजन का तरीका है, इसमें कार्बन के दोनों साइड कार्बन ऐड होगा। यहाँ एक ही साइड कार्बन ऐड होगा, दूसरी साइड तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आयु फंक्शनल ग्रुप और उनका IUPAC नेम लिखने का तरीका था। अब इसमें हमारा टॉपिक जो बचता है वो बचता है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस, सीधे पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिटेल में पढ़ने के लिए अभी हमारे उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि रिवीजन हमें काफी करना है। दूसरा हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे अभी एक और, आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ना, डिफरेंस की हेल्प से इनके समझ लेते हैं। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम में पता चल रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनेगी वो सैचुरेट होगी, उसमें और कोई भी अदर एलिमेंट जोड़ने की, आइटम जोड़ने की हमारे पास किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी इनमें सिर्फ एकल बंध होता है, इनमें सिर्फ एकल बंध होता है किनके बीच में, कार्बन और कार्बन के एटम्स के बीच में, कार्बन और कार्बन के परमाणु के बीच में। जैसे कि देखो ये बन गई हमारी एथेन, तो इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या बनी हमारी एथेन, C2H6। दे आर कॉल्ड एल्केन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते हैं, एल्केन। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र की अगर हम इनके बात करें तो पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। ये लेस रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील होती है, ये इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इनके एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब यहीं पे अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया असंतृप्त, यानी जिनकी कार्बन की जो बैलेंसी है वो अभी पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हुई, वो अभी अनसैचुरेट है, उसमें हम और भी अदर एटम भी ऐड कर सकते हैं। तो कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, यानी या तो कम से कम एक द्विबंध या फिर त्रिबंध जरूर होगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड पर हम उन्हें नाम देते हैं एल्कीन्स, और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब हम उन्हें नाम देते हैं एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो अगर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, और अगर एल्काइन है तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं भाई C2H4, ये कार्बन ये बन गया, और ये तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ, और यहाँ ये इस तरीके से जाएगा। इसको हम नाम देते हैं एथीन, और इसको नाम देते हैं हम एथाइन। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गए। ये मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी की इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अभी ये कंप्लीटली सैचुरेट नहीं है, अभी ये अपनी रिएक्शन कर सकते हैं, अदर एलिमेंट्स अदर आइटम्स के साथ ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम इनके मोर रिएक्टिव यानी अधिक सक्रिय, अधिक क्रियाशील, एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो ये दो तरीके की इसमें रिएक्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, देखो या जैसे तो हम इसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसका नाम होता है कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ ये आई है एडिशन के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब इसके ऊपर, वो इस तरीके से पूछेगा, राइट द एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो बिल्कुल स्पेसिफाई करेगा कि आपको हाइड्रोकार्बन की एडिशन रिएक्शन बतानी है। कैसे बताएंगे, जैसे देखो इसी का देख लेते हैं हम, हमारे पास ये है
एक वैलेंसी इस कार्बन के भी कम है, एक वैलेंसी इस कार्बन के भी कम है। कम का मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे से सेल्फ लिंकेज कर रखी है, बट यहाँ अगर इन्हें दूसरा एटम मिल जाए तो ये उसको सब बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें तो ये सैचुरेट हो जाएगा। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। देखो ये क्या था, एथीन, ये क्या बन गया, एथेन। या फिर भाई ये तो एथीन से एथेन बना है, हमारे पास तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एथाइन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दें तो यहाँ भी एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये एथाइन से एथीन बन जाएगा। देखो वैसे तो यहाँ निकल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को कराने का वर्क करते हैं, इनका ये पार्ट नहीं लेते रिएक्शन में। ये जैसे हम इनको इनिशियल सिचुएशन में वहां देंगे वैसे ही हमें फाइनल सिचुएशन में मिल जाएंगे, बट आपको लिखने की से खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऐड हो गया, देखो दो कंपाउंड यहाँ आपस में ऐड हो गए और एक सिंगल कंपाउंड बन गया। तो ये यहाँ पर होगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सब कुछ ऐड हो गया। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एल्केन्स भी शो करती हैं। देखो एल्केन्स किस तरीके से शो करती हैं, आता भी है कि राइट द इक्वेशन ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किस तरीके से होता है, तो देखो हमारे पास ये है, अब क्योंकि एल्केन शो करेंगी इसे तो हमें कोई ना कोई एल्केन देनी पड़ेगी, और हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं। तो ये हो जाएगा एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगी, हाइड्रोजन हटेगा प्लस HCl। तो ये क्या बन गई, एक क्लोरोमीथेन बन गई। अब इसे हम फर्दर करा सकते हैं इसी तरीके से। भाई देखो CH3Cl, अब फिर हम इसकी Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं। अब देखो पहले जब हमने रिएक्शन कराई थी तो एक हाइड्रोजन और एक Cl हट गया था और HCl बन गया था, अभी भी यही होगा। अब यहाँ तीन है ये तो ये दो रह जाएंगे, CH2 Cl2 प्लस HCl। अब आगे फिर कराते हैं इसे, CH2 Cl प्लस Cl2, ये बन जाएगा CH Cl3 प्लस HCl। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अभी बाहर, अब CH Cl3 प्लस Cl2, तो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बना इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन भी पूछ सकता मैं, तो ये क्लोरीनेशन हुआ। क्या हुआ है ये, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सब्स्टिट्यूट होती है, जो भी एक एटम है वो हटता जाएगा और दूसरा एटम उसकी जगह जुड़ता जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इस चैप्टर में जो आपको करानी थी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये PYQ है कि द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन। तो नाम में पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ऑन ग्रुप है। तो ऑन क्या है, कीटोन हो गया। वैसे तो ये MCQ है बट यहाँ मैंने इसको ऑप्शंस मिटा दिए क्योंकि हम इसकी स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई हुई है। तो देखो ब्यूटेनॉन, ब्यूट कितने कार्बन होने चाहिए भाई, 4 कार्बन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो हम इसे पहले इस तरीके से बना लेते हैं। भाई ये तो हम पढ़ के आए हैं, अब इसके दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन होने चाहिए तो एक कार्बन और ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करते हैं कार्बन की वैलेंसीज को। अब देखो ये बन गया हमारा ब्यूटेनॉन C4। कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉन, जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब क्या हम कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला ही अभी हमने एक पढ़ा था एथेनोइक एसिड, एक बार और देख लेते हैं। तो एथेनोइक
एसिड। देखो क्या है यहाँ, एथ है, ओइक एसिड है, तो देखो एथ का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 2। अब ओइक एसिड में एक कार्बन तो उसका आती है, देखो कार्बन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हमें सिर्फ इसकी क्या करनी है, बैलेंस, इसको तो कंप्लीट करना है। ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर किसकी, एथेनोइक एसिड की। ये हो गया CH3COOH, एथेनोइक एसिड होगी। एक तो ये हमारी इंपॉर्टेंट होगी। क्या हम दूसरी भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कौन सी पढ़ सकते हैं, ब्रोमो पेंटेन या क्लोरोपेंटेन भी हो सकता है। अब देखो ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन ग्रुप होना चाहिए, एन यानी कि एल्केन है, कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि पेंट 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन पूरी करते चलते हैं इनकी। अब देखो क्योंकि ये ब्रोमोपेंटेन बना है, इसका मतलब ये पेंटेन था, पेंटेन में से कोई ना कोई हाइड्रोजन हटा होगा और वहां जाकर ब्रोमीन ग्रुप ऐड हुआ होगा, तो ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, C5H11Br, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या और भी कुछ हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक और हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हेक्सेनल। ये सब की सब इंपॉर्टेंट है। देखो अल ग्रुप, अल का मतलब इसमें एल्डिहाइड है, CH ग्रुप है, और हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन हुए होंगे, तो देखो हम 6 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसे इस तरीके से लिख देते हैं हम। अब बाकियों में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, C6, अगर 1 2 3 4 5 5 10 और 12, C6H12O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखो कीटोन में और एल्डिहाइड में फॉर्म, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम बन के आता है, बट स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट बनती है। देखो इसमें स्ट्रक्चर में कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन है, और यहाँ कार्बन के दोनों साइड कार्बन ही है, और यहाँ कार्बन के सिर्फ एक साइड कार्बन है। जब कार्बन के सिर्फ एक साइड कार्बन होता है तब वो एल्डिहाइड होता है, जब कार्बन के दोनों साइड कार्बन होता है तो वो कीटोन होता है। ये डिफरेंस है, ये याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है, बट ये डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थी जो काफी बार बोर्ड में पूछी गई हैं। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखो अभी एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये, आइसोमेरिज्म। क्या होती है आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं समावयवता, समावयवता। It is a phenomenon where two or more compounds have the same molecular formula. Molecular formula same होगा but different structural formula, structure formula अलग होगा। यानी उनकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी जो स्ट्रक्चर होंगी वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे उनके। तो समावयवता वह घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है पर संरचना सूत्र, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग बनती है। इस फिनोमिना को हम समावयवता कहते हैं। देखो इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और उसी के थ्रू हम समझ लेंगे आइसोमर्स क्या होता है। देखो अगर हमारे पास मान लो है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। अब हमें इसकी किस तरीके से इसमें आइसोमरिज्म ब्यूटेन शो करता है, कितने इसके आइसोमर्स, क्या आइसोमर्स होते हैं उसको भी समझेंगे। तो देखो एक तो हम इसका, ये दो आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स यानी जितनी अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो देखो ये हो जाएगा, देखो जब सिर्फ सिंगल चेन हो, एक लंबी चेन हो, उसमें कोई भी किसी तरीके की ब्रांच ना ऐड हो, तो हम उसे नाम देते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब दूसरा दूसरा क्या बन सकता है, अभी दूसरा इस तरीके से बन सकता है,
तो देखो कार्बन तो 4 इसमें भी है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं 2 मिथाइल। अब क्योंकि एक तो ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, कार्बन कितने हैं चेन में 3, तो प्रोपेन। तो ये हो गया 2 मिथाइल। देखो यहां से आईयूपीएससी की नोमेनक्लेचर को भी समझते हैं किस तरीके से होगी भाई। हम हमेशा नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें चेन पास या फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अब क्योंकि इसमें दोनों साइड सेम है तो 1 2 3, तो ये हो गया 2 सेकंड प्लेस पे है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। भाई 3 है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं, हम तो इसे 4 कार्बन वाला ही नाम देंगे, हम तो इसे कुछ इस तरीके का ही नाम देने की कोशिश करेंगे, तब हम इसे नाम दे सकते हैं आइसोब्यूटेन। अगर एक चेन जुड़ जाती है तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, आइसोब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं। क्या है ये, आइसोमर्स, यानी जितनी स्ट्रक्चर्स वहां पर बनती हैं किसी कंपाउंड की उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पेंटेन, पेंटेन कितने शो करेगा, तो पेंटेन को देखते हैं कि ये कितने शो करता है। देखो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, ये हो गया। तो ये हो गया पहला आइसोमर, इसको हम क्या नाम देंगे, एन पेंटेन। दूसरा किस तरीके से बन सकता है, चैन बन जाएगी, यहां एक चैन जोड़ देते हैं हम, ये हो गया ग्रुप आ गया यहाँ पर। अब नंबरिंग करते हैं, जिधर से चैन पास पड़ेगी 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर चैन है, चैन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं, हम तो इसे 5 कार्बन वाला ही नाम देंगे, तो 5 कार्बन वाला नाम देने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। अब एक और आइसोमर शो करता है, ये नंबर 3। अब क्या कर सकता है, एक चेन और जुड़ सकती है, यहाँ एक चैन जोड़ देते हैं ये, तो ये देखो ये गलत हो गया, ये इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरह। अब हुआ है ये सही, वहां गलती से 4 कार्बन लिखे गए थे। अब देखो यहाँ 1 2 3 नंबरिंग किधर से भी कर लो, दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2,2। भाई 2 है ना, 2 है तो 2,2, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो 3 कार्बन रह गए चेन में, सिर्फ 2 तो मिथाइल ग्रुप हो गए। नहीं, हम तो इसे 5 कार्बन वाले नाम देंगे, तो जब 2 ग्रुप चेन में आ जाएं, 2 ग्रुप यहाँ पर ब्रांच बन जाए, तब हम इसे नाम देते हैं। फिर देखो पहला हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, फिर आइसोब्यूटेन, फिर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर इसका नियोपेंटेन, इसको हम क्या नाम देंगे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। भाई इसे सही कर लेते हैं, नियोपेंटेन। तो 5, जब 2 चैन एक साथ जुड़ तो नाम में जाता है नियोपेंटेन, और जब सिंगल हो तो नाम में होता है आइसोब्यूटेन या फिर आइसोपेंटेन। तो ये यहाँ पर किस तरीके से हम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं उसके भी समझ में आ गया होगा। तो आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इससे रिलेटेड ब्यूटेन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है हमारे एग्जाम में, सीबीएसई में भी और यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछते हैं वो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। जितनी भी अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं ये सब की सब आइसोमर्स होती हैं। जैसे पेंटेन के यहाँ पर कितने आइसोमर हैं, 3, ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं, 2। तो अब इस चैप्टर के 3-4 टॉपिक बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, उन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम एक और चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को
करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।